चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 14 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, जो चैप्टर का नाम है ना हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझे कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या, पहले वो हम लोग समझे। रिसोर्स क्या कहलाते हैं? रिसोर्स मीन्स वो कहलाता है कि जहाँ से हमें कोई भी चीज़ मिलती हो, हमारी जो भी नीड हो ना, जो भी ज़रूरियात हो हमारी, वो नीड जहाँ से पूरी होती हो ना, वो हमारा रिसोर्स कहलाता है। जैसे कि आपको अगर पानी चाहिए तो पानी के लिए आप लोग कहाँ जाते हो? अगर नेचुरली कहो तो भाई नदी, तालाब, ये सब वाटर के रिसोर्सेज हैं, यहाँ से हमें पानी मिलता है, इसलिए वो रिसोर्स कहलाया, वाटर रिसोर्स। भले इवन आप घर के जो है वो फ्रिज में से पानी पीते हो तो वो फ्रिज भी आपका रिसोर्स कहलाया कि वहाँ से आपको पानी मिल रहा है ना। अगर आपको लाइट चाहिए तो लाइट का रिसोर्स क्या, तो सनलाइट भी है, ट्यूबलाइट भी है, बल्ब भी है, तो ये लाइट के रिसोर्स कहलाए। तो रिसोर्सेज का मतलब ये कहलाता है कि आपको जो भी नीड पूरी करनी हो ना, तो उसके लिए जहाँ से आपको जो चीज़ मिलती हो वो आपका रिसोर्स कहलाए। अगर पैसे चाहिए तो पेरेंट्स के पास जाते हैं, वो हमारा रिसोर्स है। सही बात है ना, अगर आपको पैसे चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए, तो पापा के पास जाते हैं, तो वो उस पॉकेट मनी का रिसोर्स है, वहाँ से पॉकेट मनी मिलेगी। समझ रहे हो ना रिसोर्स? तो ऐसे रिसोर्सेज के जनरली दो टाइप आते हैं। रिसोर्सेज के दो टाइप आते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स और एक आर्टिफिशियल रिसोर्स या मीन मेड रिसोर्स। समझे? रिसोर्सेज के दो टाइप हुए, नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स या तो मीन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो कहलाते हैं कि जो रिसोर्सेज नेचुरली बने हुए हैं, जो नेचुरली बने हुए हैं, जिन्हें कोई इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और आर्टिफिशियल रिसोर्स क्या कहते हैं? तो उसका उल्टा, कि जो रिसोर्स नेचुरली नहीं बने हुए हैं, जिन्हें कोई इंसान ने बनाया है, जो मेन मेड है, तो वो आर्टिफिशियल या तो मेन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। और हमें इस चैप्टर में क्या देखना है? तो हमें इस चैप्टर में देखना है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरली रिसोर्स जो जो हैं, वो जो नेचुरली बने हुए हैं। हम लोग जहाँ अर्थ पे रहते हैं ना, हमारा अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारा अर्थ ही है ऐसा है कि जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। सही बात है, क्योंकि क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर हमें जिंदा रहने के लिए सभी चीज़ें मिल जाती है। लाइट भी मिलती है, फूड भी मिलता है, एयर भी मिलती है, ब्रीथिंग के लिए हमें जो गैस चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो भी हमें मिल जाते हैं। इसीलिए सिर्फ अर्थ ऐसा प्लेनेट है कि जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो ये जो अर्थ है, अर्थ से हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं, तो उस अर्थ के मेन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो कहते हैं जो अर्थ पूरा बना हुआ है ना, तो वो 4 स्पीयर से बना हुआ है। ये समझो कि अर्थ के 4 स्पीयर्स हैं। स्पीयर्स मतलब समझो कि भाई उसके अर्थ के 4 पार्ट हैं, जिनमें आता है, सबसे पहला आता है लिथोस्फीयर। यहाँ जो आप देख रहे हो कि सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब वो कहलाता है कि अर्थ का ऊपर का सरफेस, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का ऊपर का सरफेस वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। ये लिथोस्फीयर वो हमारे अर्थ में 25% जितना आया हुआ है, मतलब पूरे अर्थ में 25% जितनी जगह वो ये लिथोस्फीयर लेता है। ठीक है ना? सबसे पहला लिथोस्फीयर आता है, उसके बाद दूसरा आता है, वो आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ पे आई हुई हर तरह की वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जो जो वाटर की, जहाँ जहाँ पर पानी आया हुआ है, वो सब वाटर बॉडीज ये हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, जिसमें नदी, तालाब मतलब रिवर्स हैं, लेक हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ये सब चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में आई। पूरे अर्थ में ये हाइड्रोस्फीयर 75% है। हमारे पूरे अर्थ में हमें पता है ना, 75% पानी आया हुआ है और 25% जमीन है। मतलब हाइड्रोस्फीयर 75% है और लिथोस्फीयर 25% है।
ये हाइड्रोस्फीयर पानी वो इवन हमें ज़मीन के अंदर भी मिलता है, ज़मीन के अंदर भी हमें पानी मिलता है कि नहीं। हाइड्रोस्फीयर के बाद तीसरा आता है, वो आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, गैसेस जो कहला है। हमारा जो पूरा अर्थ है ना, इस अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट की तरह जो है ये एयर स्ट्रक्चर आया हुआ है, पूरा एयर आई हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एक ब्लैंकेट की तरह आसपास पूरा जो है वो सजा हुआ है। सही बात है ना। ये तीनों स्पीयर्स वो हमारे अर्थ को जिंदा रखते हैं, समझो हमारा अर्थ इनसे जो है वो सही तरह से चल पाता है। और फोर्थ स्पीयर आता है, वो फोर्थ स्पीयर आता है बायोस्फीयर, जिसमें आती है सब लाइफ, है ना, ऑल लाइफ, सभी लाइफ जिसमें आ जाती हो। मतलब ये तीनों स्पीयर मिलकर जहाँ पर लिविंग थिंग्स रह पाते हो तो वो क्या आते हैं, बायोस्फीयर्स आता है। सही बात है ना, कि जहाँ पर ये तीनों स्पीयर्स मिलकर ऐसी प्लेस बनाते हो जहाँ पे हम लिविंग थिंग रह सके। आप लोग जहाँ रहते हो तो उसके आसपास ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं, लिथोस्फीयर ज़मीन भी है, हाइड्रोस्फीयर आसपास में पानी भी होगा, मीन्स आसपास में नदी या तालाब या कुछ भी होगा, हाइड्रोस्फीयर भी, और एटमॉस्फेयर आसपास हवा तो है ही ना। इन तीनों से हम लोग रह पाते हैं, तो जहाँ लिविंग थिंग रह पाते हो वो प्लेस बायोस्फीयर कहलाती है। अरे बस समझ में। इन बायोस्फीयर में जनरली, बायोस्फीयर में जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो जनरली दो पार्ट में क्लासिफाइड होती है, जो कहलाता है बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट। समझो जो बायोस्फीयर है, उस बायोस्फीयर के एलिमेंट कहलाए। बायोस्फीयर के दो एलिमेंट, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट। बायोस्फीयर में ये दोनों एलिमेंट आते हैं, जिसमें बायोटिक एलिमेंट का मतलब होता है, बायोटिक का मतलब हुआ सभी लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर में सब लिविंग थिंग्स रहती है ना। बायोटिक का मतलब होता है हर तरह की लिविंग थिंग्स। और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, वो नॉन लिविंग थिंग उसे अबायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं। समझो बायोटिक एलिमेंट में तो सभी आ गए ना, सभी तरह के लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, हम ह्यूमंस, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी चीज़ें वो किस में आती है, बायोटिक में आती है। ये सब बायोटिक में कहलाया। और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। और समझो नॉन लिविंग मतलब वो चीज़ें नहीं, जैसे कि टेबल, फैन, चेयर, है ना, पेन, पेंसिल, रबर, ये सब जो आप लोग कहते हो ये भी तो नॉन लिविंग है, लेकिन उसे अबायोटिक नहीं कहते। अबायोटिक का मतलब होता है ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो हमें सस्टेन रहने के लिए, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं, ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जैसे आता है सनलाइट, आता है कि नहीं, सनलाइट। सनलाइट नॉन लिविंग ही है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है ना, उसके बिना रह सकते हैं नहीं ना। हमारे अर्थ का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स, एनर्जी का सबसे बड़ा रिसोर्स वो सनलाइट है, उसके बिना नहीं रह सकते। तो वो अबायोटिक में आता है। जैसे कि वाटर, वाटर भी नॉन लिविंग है, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते ना, तो इसलिए वाटर वो भी किस में आता है, अबायोटिक में आता है। सही बात है। इसके अलावा एयर, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो भी हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसके बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाते। जैसे लैंड मतलब ज़मीन, तो वो भी अबायोटिक है, और वो भी हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उनके बिना नहीं ज़िंदा रह सकते। तो ये सभी चीज़ें अबायोटिक में आती है। और हमें जो अब चैप्टर शुरू करना है ना, हमें जो चैप्टर शुरू करना है उसमें ये सब अबायोटिक एलिमेंट्स समझने हैं। किसके बारे में समझना है, अबायोटिक एलिमेंट, जिसमें एयर, वाटर और लैंड, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करें, जिसमें सबसे पहला अबायोटिक एलिमेंट देखेंगे, वो आएगा एयर। सबसे पहले एयर के बारे में हम लोग समझें। तो एयर क्या कहते हैं, हम लोगों ने पहले भी ये पॉइंट समझा है, आगे के चैप्टर्स में भी, आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आता था कि एयर के बारे में ऐसा कहते हैं कि एयर वो एक तरह का मिक्सचर है। एयर में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं,
ये एक तरह का क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। और किस चीज़ों का मिक्सचर, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, लिखा हुआ है ना कि मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके अलावा वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, इन सब का मिक्सचर कहलाता है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, ये सब चीज़ें एयर में मिक्स होती है ना, तो इसीलिए एयर वो सब चीज़ों का मिक्सचर है। इनमें जो अलग अलग गैसेस है ना, उनका यूज़ अलग अलग होता है, हर गैस का यूज़ अलग अलग है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो लाइफ पॉसिबल है वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये सभी गैसेस सही प्रपोर्शन में आए हुए हैं। अगर आप लोग जो है वो दूसरे प्लेनेट पे अगर आप देखो ना, दूसरे जितने भी प्लेनेट हैं, तो वहाँ पर ये सभी गैसेस नहीं हैं, सभी गैसेस नहीं हैं, और इनकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस देखते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस है वो हमारे अर्थ पे कितना आया हुआ है पता है, सिर्फ 0.04%, 0.04%, और इतना ही ज़रूरी है। इससे अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो वो नुकसान पहुंचाएगा। जबकि आप वीनस प्लेनेट है, मार्स प्लेनेट है, ये प्लेनेट पे जाओ ना, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन वो 95 से 97% है। इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर है, तो इसी वजह से वहाँ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। और इन सभी गैसेस का अपना अपना यूज़ है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस का यूज़ मेनली कहाँ होता है पता है, नाइट्रोजन ऐसा गैस है जो प्लांट्स और एनिमल्स वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। हम लोग कहीं पे नाइट्रोजन लेते हैं या नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ऐसा है नहीं ना। या प्लांट से नाइट्रोजन लेते हैं या छोड़ते हैं, ऐसा होता है नहीं। नाइट्रोजन का यूज़ डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन और प्रोटीन की समझो अकरेंस उसको बनाने के लिए जो है वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन का इनडायरेक्टली यूज़ प्लांट्स करते हैं, फिर प्लांट्स को हम लोग खाते हैं ना, तो वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में आता है और फिर हमारी बॉडी में हेल्प करता है वो। तो नाइट्रोजन का अपना यूज़ है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यूज़ सबको पता है, वो लिविंग गैस कहलाता है। ऑक्सीजन क्या है, लिविंग गैस है, कि ये हर किसी की लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, ऑक्सीजन सस्टेन्स लाइफ, कि ये हर किसी की लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी है। हम लोग भी, प्लांट्स भी, हर एनिमल्स वो जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन ही लेता है ना, वो उसके लिए ज़रूरी है ना। और इवन इसके अलावा कंबशन के लिए, कोई भी चीज़ के कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। कंबशन मीन्स, कंबशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का जलना, कोई भी चीज़ के जलने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ जलती नहीं है। आप लोगों को आगे के स्टैंडर्ड में ये एक्सपेरिमेंट्स आते थे कि अगर ऑक्सीजन ना हो ना, हवा ना हो ना, तो चीज़ें जलेगी भी नहीं। तो इसलिए ऑक्सीजन का अपना यूज़ है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका सबसे ज़्यादा यूज़ प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। किसका यूज़ करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं ना। इवन आपको पता है कि सीज और ओशंस के अंदर, पानी के अंदर भी, सी वाटर के अंदर भी कितने सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शेल्स होते हैं। आप लोग कभी दरिया किनारे जाते हो तो उसमें पता है वो शंख देखे होंगे, आपके दरिया किनारे पे वो कुछ शंख मिलते हैं आपको वाइट कलर के, देखे होंगे ना आपने। तो उन शंख के अंदर, उन शेल्स के अंदर एनिमल्स रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। उनकी डेथ हो जाती है ना, तो वो शंख बाहर आ जाते हैं, किनारे पे आ जाते हैं। तो वो एनिमल्स ये शेल्स जो खुद तैयार करते हैं ना, पानी के अंदर एनिमल्स ये शेल्स तैयार करते हैं, वो भी किसके यूज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ से। पानी में मिक्स या वाटर डिसॉल्व्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ से
वो छोटे छोटे एनिमल्स, पानी के अंदर के एनिमल्स, वो अपने शेल्स तैयार करते हैं, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ वहाँ पर भी है। तो एयर के अंदर जो जो गैसेस आते हैं वो हर गैस का अपना अपना यूज़ है कि नहीं, सही बात है ना। और इसके अलावा ये एयर का जो पूरा स्ट्रक्चर आता है ना, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो हमने अभी देखा कि हमारा जो पूरा अर्थ है उसके आसपास पूरी एयर वो एक ब्लैंकेट की तरह बनी हुई है ना। एक ब्लैंकेट के जैसा फोटो में भी देख रहे हो, एक ब्लैंकेट की तरह जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे अर्थ के आसपास बना हुआ है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर का क्या मेन रोल है या मेन क्या काम करता है ये एटमॉस्फेयर? तो ये एटमॉस्फेयर है ना, इसी की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, हमारे अर्थ का क्लाइमेट मेंटेन रहता है। अगर एटमॉस्फेयर न हो ना तो हमारे अर्थ पर वो क्या कह सकते हैं कि भाई लाइफ पॉसिबल ही ना हो, हम लोग जिंदा रह ही ना पाए अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर हमारे रहने लायक वो आसपास का समझो क्या कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनाता है कि जिससे हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर ऐसे मेंटेन रखता है कि जिससे हम लोग यहाँ पर रह सकें। जब डे टाइमिंग में, दिन के टाइमिंग में जब सनलाइट आती है ना, तो ये एटमॉस्फेयर ही उस सनलाइट से हमें बचाता है कि जिससे दिन के टाइम में एकदम से टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता, एकदम से बढ़ नहीं जाता। हाँ, गर्मी थोड़ी बढ़ती है क्योंकि सन है, सनलाइट आती है तो थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, लेकिन एकदम से टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता। वैसे ही नाइट होने से, भाई सन चला गया तो उसकी वजह से एकदम से टेम्परेचर कम भी नहीं हो जाता, थोड़ा सा ठंडक होता है, एकदम से टेम्परेचर कम नहीं हो जाता। जैसे ये डिफरेंस ये एटमॉस्फेयर होने की वजह से ही अर्थ पे ये नॉर्मल डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी अगर एटमॉस्फेयर ना हो ना तो हमारी कंडीशन वो दूसरे प्लैनेट्स की तरह हो जाए, दूसरे प्लैनेट्स की तरह। या अगर चलो प्लैनेट्स ही ना कहो, समझो मून के बारे में कहो, हमारे अर्थ का जो सैटेलाइट है मून, सिर्फ अगर मून की बात करें ना तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी वजह से मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर नहीं रह पाते कोई भी। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहाँ क्या कंडीशन होती है पता है? कि जब डे टाइमिंग होता है ना, जब सनलाइट सीधी मून के ऊपर आती है ना, तब उस वक्त मून का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 110 डिग्री सेल्सियस आप इमेजिन कर सकते हो। इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर पता है नॉर्मल जब गर्मी होती है ना, तो वो गर्मी जो है वो 35 40 45 डिग्री पे आती है गर्मी के सीजन में, समर में। तब भी 40 45 डिग्री के आसपास तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जबकि मून पे रोज जैसे ही सनलाइट होती है ना डे टाइमिंग में, वहाँ पे टेम्परेचर 110 डिग्री हो जाता है, हमसे 3 गुना। तो वहाँ कैसे रह सकते हैं? और जैसे ही नाइट होती है ना वहाँ पर, मतलब जैसे ही वहाँ से सनलाइट हट जाती है मून के ऊपर से, तो वहाँ का टेम्परेचर सडनली -190 पहुँच जाता है। -190। यहाँ पर तो माइनस डिग्री हो तो बर्फ़ गिरने लग जाए इतनी ठंडी, वहाँ पे तो -190 डिग्री। बोले इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? कि भाई मून पर ही, सिर्फ मून पे, इवन मून पे नहीं दूसरे प्लेनेट पे भी यही होता है कि डे टाइमिंग में टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 110 150 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टाइमिंग में एकदम कम हो जाता है -110 -150। इतना बड़ा डिफरेंस, ये डिफरेंस किसकी वजह से? तो एटमॉस्फेयर न होने की वजह से। हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, इसकी वजह से दिन और रात में टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं बदल जाता, कि दिन को जितना टेम्परेचर रहता है रात को थोड़ा सा ही बदलता है, एकदम से कम या ज़्यादा नहीं हो जाता है कि नहीं? क्यों ऐसा? तो देखो आप लोग ये फोटो में समझो कि ऐसे होता है कि जब डे टाइमिंग में सनलाइट आती है ना, तो सन की जो हैवी लाइट्स होती है ना, जो खराब लाइट होती है ना, तो एटमॉस्फेयर उसे रोक लेता है। और जो ज़रूरी लाइट होती है, जैसे सन की अल्ट्रावायलेट जैसी लाइट्स हुई, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो ये रोक लेता है, एटमॉस्फेयर नहीं आने देता, कि जिससे एकदम से हमारा टेम्परेचर बढ़ न जाए। दूसरी जगह पर, दूसरे प्लेनेट पे वो एटमॉस्फेयर नहीं है,
इसलिए सन की सभी लाइट्स सीधा उस पर आ जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारा एटमॉस्फेयर हार्मफुल रेज को रोक लेता है, इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता नहीं है। तो डे टाइमिंग में सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर रोकता है, ज़रूरी लाइट खाली आने देता है, और वो लाइट हमारे अर्थ पे रिफ्लेक्ट होके, जैसे आप फोटो में देख रहे हो ना कि लाइट टकरा के वापस जा रही है, जो कि वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जब जाती है ना, तो ये एटमॉस्फेयर उन्हीं लाइट को रोक भी लेता है, कि जिसकी वजह से वो लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखे, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर एकदम से कम या ज़्यादा न कर दे। इसकी वजह से सन की हीट जो यहाँ पर आती है, अर्थ के ऊपर आती है, वो हीट कुछ टाइम के लिए मेंटेन रहती है। इसकी वजह से दिन के टाइमिंग में जब सनलाइट होती है तब उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ता है। मतलब आपका अगर टेम्परेचर गर्मी का सीज़न भी हो ना तो 35-40 तक टेम्परेचर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर रोक लेता है उसे। और जब नाइट टाइमिंग होता है ना, सन सेट हो जाए, तो उसके बाद भी ये एटमॉस्फेयर उसी सन की हीट को अपने अर्थ पे रोक कर रखता है। सन भले ही चला गया लेकिन उसकी हीट अर्थ पे ही रहती है। इसकी वजह से जब नाइट टाइमिंग भी होता है ना, तो टेम्परेचर एकदम कम नहीं होता, समझो 40 से 35 या 30 तक आता है, एकदम से माइनस में नहीं चला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। समझे ना? तो इसीलिए समझो कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से ही आज हमारा अर्थ पर जितने भी लिविंग थिंग है ना, वो सब सस्टेन कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। समझ बात आई है? एटमॉस्फेयर की बात समझ में आई ना? अब ऐसे ही इसका एक और टॉपिक देखें, जो टॉपिक है द मूवमेंट ऑफ एयर, विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर। चलो, आप लोगों ने कभी जो है गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम या बारिश का मौसम हो, कोई भी मौसम में ठंडे ठंडे हवा के झोंके खाए हैं? हाँ, एंजॉय किया ना हवा का झोंका? कितना अच्छा लगता है ना, खासकर जब गर्मी का मौसम हो और सडनली आप बालकनी में खड़े हो, टेरेस पे खड़े हो या कहीं खड़े हो, और वहाँ पे ठंडी हवा का झोंका जो है वो लग जाए, शरीर को कितना मस्त लगता है। कहते हैं ना, ये उस हवा के झोंके को जैसे हम लोग विंड कहते हैं ना, द मूवमेंट ऑफ एयर। विंड को हम लोग क्या कहते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा, तो उसे हम लोग विंड कहते हैं। तो उसमें उसमें जो है, ये जो ठंडी ठंडी हवा हमें लगती है, ये एक्चुअली हवा चलती कैसे है, ये एयर की मूवमेंट होती कैसे है? खासकर जब आप समुद्र किनारे जाते हो ना, तो समुद्र किनारे पर हवा के झोंके तो बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे आप लोगों ने, है कि नहीं? समुद्र किनारे पे जैसे ही हो, समुद्र के पास में जाकर खड़े रहो, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगते हैं, मस्त लगता है ना वो। तो ये एयर की मूवमेंट एक्चुअली कैसे होती है उसके बारे में समझे। तो देखो, एयर की मूवमेंट होती है ना, तो उसका एक रीज़न है, सिंगल लाइन रीज़न अगर समझो, तो वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। एयर की मूवमेंट क्यों होती है? तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो कैसा टेम्परेचर का डिफरेंस, वो हम लोग समझे। तो देखो, यहाँ पर फोटो है ना, ये दोनों फोटोज ध्यान से देखना और समझना और ध्यान से सुनना भी, कि इसमें जैसे कि ये पहला फोटो है, समझो डे टाइमिंग है। कौन सा टाइम? डे टाइम, दिन का टाइमिंग है। और समझो एक ऐसा ऐसा यहाँ पर दो सरफेस है, एक वाटर सरफेस है और एक लैंड सरफेस है, एक पानी है और एक ज़मीन है। समझ रहे हो? डे टाइमिंग में दो है। अब जब सनलाइट आती है तो सनलाइट दोनों के ऊपर गिरेगी। ध्यान से सुनते जाना एक एक बात, कि सनलाइट दोनों के ऊपर गिरेगी, ज़मीन के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी। तो आप बताओ कि ज़मीन और पानी में कौन सी चीज़ जल्दी गर्म होगी? जब सनलाइट होगी तो ज़मीन के पानी, कौन सी चीज़ पहले गर्म हो जाएगी सनलाइट की वजह से? कौन सी चीज़ गर्म होगी? तो वो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी। गर्मी के मौसम में कभी नंगे पांव ज़मीन पे चल के देखो तो पता चल जाएगा कितनी गर्म है या नहीं, है कि नहीं? तो जब सनलाइट आती है ना, तो ये पानी के कंपैरिजन में ज़मीन वो जल्दी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब जो लैंड है ना, तो लैंड के ऊपर की जो एयर है ना, वो गर्म होती जाएगी। क्या गर्म होता जाएगा? तो लैंड के ऊपर की एयर,
जस्ट एक एग्जांपल कि भाई यहाँ पर समझो ये हवा है, वो हवा गर्म होती जाएगी ना, जमीन गर्म मतलब वो हवा भी गर्म। तो अब हॉट एयर का एक रूल है, हॉट एयर का एक रूल है कि जो भी गर्म हवा होती है ना, वो गर्म हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। क्या होता है, गर्म हवा हमेशा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। मतलब यहाँ पर जब जैसे ही जमीन के ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी ना, तो वो ऊपर जाएगी, ये एरो बने हुए हैं ना, तो गर्म हवा ऊपर जाएगी। जैसे ही गर्म हवा ऊपर गई ना, तो क्या होगा कि इतनी स्पेस जो सर्कल बनाया, इतनी स्पेस खाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की हवा तो गर्म होके ऊपर चली गई। तो इतनी स्पेस क्या हो जाएगी, एकदम से खाली हो जाएगी। तो एटमॉस्फेयर में कोई भी स्पेस खाली रह सकती है नहीं ना। तो जैसे ही ये स्पेस खाली होगी ना, कि उसी वक्त ये समुद्र के ऊपर की या पानी के ऊपर की जो हवा, ठंडी हवा होगी ना, वो ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी। ठंडी हवा दौड़ती हुई जो है वो उस खाली जगह पर आ जाएगी। और जब ये ठंडी हवा दौड़ती दौड़ती इस खाली जगह पर आएगी ना, और अगर वहां पे हम लोग खड़े हो ना, तो वो ठंडी ठंडी हवा हमें महसूस होती है कि नहीं, कि ये हवा यहाँ से जल्दी 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 ये खाली जगह पर भरने आती है। तो इसकी वजह से वो ठंडी हवा हमें उसी वक्त महसूस होती है। समझ रहे हो कि जब दिन के टाइमिंग में आप समुद्र किनारे जाते हो, तो समुद्र से यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है कि नहीं आती। वो इस रीज़न की वजह से ये प्रोसेस 1 सेकंड में हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हवा कहाँ दिखाई देती है हमें, इसलिए ये प्रोसेस दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी वजह से ही आपको ठंडी ठंडी हवा आती है। आप कहीं घर पे खड़े रहो, घर पे तो बैठे बैठे ऐसी हवाएं नहीं आती जैसे समुद्र किनारे पर आती है। नहीं आती ना। क्यों नहीं आती, क्योंकि समुद्र किनारे पर यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जमीन के ऊपर का टेम्परेचर और पानी के ऊपर का टेम्परेचर में फ़र्क है। इसी फ़र्क की वजह से ये एयर का मूवमेंट होता है। अब समझो ये ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आकर फिर से सनलाइट की वजह से फिर से वो हवा गर्म हो जाती है, तो फिर से वो गर्म हवा ऊपर जाएगी। जैसे ही वो गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो फिर से ये जगह खाली हो जाएगी, और फिर से यहाँ से ये ठंडी ठंडी हवा फिर से इस खाली जगह पे आएगी। फिर वो हवा गर्म होगी, फिर वो हवा ऊपर जाएगी, फिर से ये जगह खाली हो गई, तो फिर से ये ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आएगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती ही रहेगी। इसकी वजह से समुद्र किनारे पर आप खड़े रहते हो ना, तो कंटिन्यूसली हवा आती ही रहती है। और ये गर्म हवा कहाँ जाती है, तो ये जो गर्म हवा ऊपर गई ना, तो वो ऊपर फिर से कंडेंस्ड होकर, मतलब कि भाई फिर से ठंडी होकर, वो ठंडी हवा फिर से यहाँ नीचे आ जाती है, जो आप एरो देख रहे हो। फिर से वो ठंडी हवाएं समुद्र के ऊपर जो है वो आ जाती है। ये हवा का रूल है, जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर जाएगी और जो ठंडी हवा है वो हमेशा नीचे आएगी। तो इस तरह से डे टाइमिंग में लैंड का टेम्परेचर, मतलब ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पानी का टेम्परेचर कम होता है। तो इसकी वजह से हमेशा हमेशा हवा किसकी तरफ, तो समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ हवा आती है। समुद्र से ज़मीन की तरफ हवा आएगी ना, पानी से ज़मीन की तरफ हवा आएगी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहते हैं उसे, सी ब्रीज कहते हैं। ब्रीज मतलब हवाएं, ठंडी हवा। तो सी ब्रीज समुद्र की तरफ से आता है। समझ रहे हो, ये डे टाइमिंग में। लेकिन अगर यही सिचुएशन बदल जाए, अगर नाइट टाइमिंग में हो, ये जैसे दूसरा फोटो है, कि अगर नाइट टाइमिंग की बात करें तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नाइट टाइमिंग में सनलाइट तो होती नहीं है, तो अब सरफेस तो वही दो है, एक जमीन है, एक लैंड सरफेस है, और एक वाटर सरफेस है, एक समुद्र है। तो अब रात को ये जमीन या ये समुद्र, कौन सा चीज़ जल्दी गर्म होती है या जल्दी ठंडी होती है, तो कौन सी चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है, जमीन का पानी। कौन सी चीज़ जल्दी ठंडी होगी, तो रात के समय में भी है ना, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। ये चीज़ याद रखो, दिन के टाइमिंग में ये ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और रात के टाइमिंग में ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब नाइट टाइमिंग में अगर आप समझो ना, तो ये ज़मीन जो है वो ठंडी होती है और पानी के ऊपर का सरफेस वो थोड़ा सा गर्म होता है। वाटर के ऊपर का सरफेस कैसा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। समझ रहे हो,
तो अब रात को कंडीशन उल्टी हो गई, मतलब जो लैंड है उसके ऊपर की हवा ठंडी होगी और जो ओशन है मतलब जो पानी है उसके ऊपर की हवा थोड़ी गर्म होगी, है ना, उसके ऊपर की हवा गर्म होगी। तो अब रूल तो वही है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो रात को समुद्र के ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊपर की तरफ गई मतलब ये स्पेस खाली ना, जो मैंने सर्कल किया वो स्पेस खाली। और जैसे ही खाली स्पेस होगा तो क्या होगा कि जमीन की जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा दौड़ती हुई इसकी तरफ आ जाएगी, बराबर ना। जो सब जमीन की जो ठंडी हवा है वो दौड़ती हुई इसकी तरफ आ जाएगी, समुद्र की तरफ, है कि नहीं। ये हवा यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ थोड़ी वो हवा फिर से गर्म हो जाएगी, वो गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर से ये जमीन की ठंडी हवा इसकी तरफ दौड़ती हुई आएगी। तो इसका मतलब रात का समय होगा ना तो वो हवा है ना जमीन से समुद्र की तरफ जाएगी। कहाँ से? जमीन से समुद्र की तरफ, मतलब लैंड से वाटर की तरफ, ओशन की तरफ जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग लैंड ब्रीज कहते हैं। कभी आप लोग नोट करना, कभी समुद्र किनारे जाओ ना तो नोट करना कि आप लोग अगर समुद्र किनारे पर खड़े हो ना, सीधा आप लोग अगर समुद्र किनारे पर खड़े हो तो डे टाइमिंग में खड़े हो ना तो आपको हवा सामने से आएगी, समुद्र से आएगी, आपको हवा ठंडी ठंडी मस्त सामने से हवा आती हुई दिखाई देगी, जिसे सी ब्रीज कहते हैं, समुद्र की तरफ से। और अगर रात को आप समुद्र किनारे जाकर खड़े रहोगे ना तो आपको हवा पीछे की तरफ से, पीठ की तरफ से आएगी हवा ठंडी ठंडी, क्योंकि जमीन से समुद्र की तरफ हवा जाती है नाइट टाइमिंग में, समझे। तो इस तरह से ये एयर का मूवमेंट होता है, ये हवाएं इस तरह से चलती हैं। अब ये तो समुद्र और जमीन की बात हुई। कहीं पर भी आपके बीच शहर में भी, आप लोग जो सोसाइटी में रहते हो वहाँ पर भी, कहीं पर भी जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, हर रोड अलग अलग होता है, हर एक ज़मीन का जो है वो टुकड़ा अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से कहीं पर भी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस हो ना, मतलब कि कोई भी दो सरफेस हो या कोई भी दो ज़मीन के टुकड़े भी हो, कि एक ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर अगर हवा गर्म हो और एक के ऊपर अगर हवा ठंडी हो, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी। तो इसलिए बीच ज़मीन पर भी खड़े हुए कभी कभी आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, हमेशा समुद्र के ऊपर ही नहीं, समझे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है, जो एयर मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। कि जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तभी ये एयर की मूवमेंट होती है। समझ आ रही है बात? तो अब ध्यान आया ना ये एयर मूवमेंट कैसी हुई। तो आज जैसे हम लोग ये टॉपिक देख रहे थे ना इस नेचुरल रिसोर्सेज में, इसी के ही दूसरे टॉपिक्स अब हम लोग अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।